नमस्कार, खास कार्यक्रम देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। बांग्लादेश में मजहबी कट्टरपंथ के खिलाफ लिखने वाले एक और ब्लॉगर की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। इससे पहले बांग्लादेशी मूल के अभिजीत रॉय की हत्या कर दी गई थी और ये मामला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठा था। सवाल यह है कि बांग्लादेश में आज़ाद आवाज़ों का इस तरह से गला घोटा जाना क्या महज एक कानून व्यवस्था का मामला है? ये दो राजनीतिक दलों बीएनपी और अवामी लीग की विचारधाराओं का टकराव है जिसका ये रूप हमें देखने को मिल रहा है, या फिर वाकई बांग्लादेश की जो अवाम है वो धार्मिक कट्टरपंथ की एक नई धारा से लड़ रही है। एक तरफ वो ताकतें जो बांग्लादेश का इस्लामीकरण करना चाहती हैं और दूसरी तरफ बांग्ला पहचान, बांग्ला आकांक्षाओं, लोकतांत्रिक मूल्यों और प्रगतिशील समाज की स्थापना का सपना। यानी दो तरह के जो विचार हैं, क्या ये आपस में टकरा रहे हैं जिसके नतीजे के तौर पर हमें ये हत्याएं देखने को मिल रही हैं? ये सब कुछ हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर राजनीतिक, सामाजिक और विचारधारा के स्तर पर किस दिशा में आगे बढ़ रहा है बांग्लादेश अब कई दशक उसकी स्थापना के गुजर जाने के बाद। मेरे साथ कई मेहमान मौजूद हैं। मेरे साथ हैं शिवशंकर मुखर्जी जो कि राजदूत रह चुके हैं कई देशों में और दक्षिण एशिया की जो पूरी राजनीति है उसको बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। दूसरे खास मेहमान पुरुषोत्तम अग्रवाल हैं, हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और लेखक भी हैं और समाज की नब्ज़ को अच्छे तरीके से पहचानते हैं। अब्दुल हमीद नोमानी साहब है मेरे साथ, स्पोक्स पर्सन हैं जमीयतुल उलमा हिंद के, और उनसे ये जानेंगे कि क्या जो जमीयत है बांग्लादेश में वो जिस तरह की उसकी गतिविधियाँ हैं कितना भारत में उसका समर्थन है या नहीं है। और साथ ही मेरे साथ एक और खास मेहमान संजय भारद्वाज मौजूद हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं साउथ एशियन स्टडीज़ जेएनयू से, और ढाका से भी मेरे साथ एक और ख़ास मेहमान मौजूद होंगे शम्सुल आरिफीन जो कि राजनीतिक टिप्पणीकार हैं, एनालिस्ट हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शिवशंकर मुखर्जी जी, आप बताइए कि जिस तरह से इन दोनों ब्लॉगर्स की हत्या हमने देखी है, 1 महीने से कुछ ज़्यादा ही गुजरा है, जिस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आवाज़ें उठी थी, क्या इस आवाज़ के उठने ने लोगों की हिम्मत बढ़ाई है, उन लोगों की जो कि शायद ये चाहते हैं कि ये बात ज़्यादा से ज़्यादा देखी जाए कि अगर आप इस तरह से लिखेंगे तो आपका ये हाल होगा? देखिए, आप ये जो हत्या हुई हैं ये इसको सिर्फ बांग्लादेश के कैनवस के ऊपर देखने के लिए थोड़ा मेरे ख्याल गलती हो गई। ये एक अब अंतर्राष्ट्रीय मामला है। ये सिर्फ इस्लाम का नहीं है और सिर्फ बांग्लादेश का नहीं है। देखिए, इस्लाम शब्द का ही ओरिजिन है सलाम, पीस। ये बात है दुनिया भर में कौम के, मज़हब के जज्बाती गर्मी को लेके लोग गलत काम करने को तैयार हैं, कत्ल तक करने को तैयार हैं। ये बिल्कुल गलत बात है और इसमें बांग्ला थॉट का कोई रेलेवेंस नहीं है। दिस इज़ फंडामेंटलिज्म। ये कहीं भी हो सकता है और हो रहा है। ये फ्रांस में हुआ, ये डेनमार्क में हुआ, अमेरिका में हुआ, हमारे देश में भी हुआ है। लेकिन क्या ये इस बात की भी लड़ाई है कि बांग्ला अस्मिता आखिर है क्या, बांग्ला पहचान आखिर है क्या? दुनिया में आज 200 से ज़्यादा देश हैं। सिर्फ बांग्ला सोच के बारे में हम बात नहीं करना चाहिए हमको। लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, फ्रीडम एक तरफ, रूल ऑफ लॉ उसी तरफ, और दूसरी तरफ जो लोग किसी भी कारण, मजहब के कारण हो या किसी भी कारण, लॉ को अपने हाथ में लेना तैयार करते हैं, लेने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये जो स्पेसिफिक केस है, ब्लॉगर ने इस्लाम की निंदा की। फ्रांस में चार्ल्स एब्दो ने कार्टून्स किए जो बहुत ही इस्लाम को निंदा कर रहे थे और जिससे बहुत लोगों के खून खौल रहे थे। हो सकती है। लेकिन इसके खिलाफ अरबों से जब ये इंसानों की दुनिया जब सभ्यता की तरफ बढ़ी है तो इस तरह से बढ़ी है कि एक आदमी अपने जज्बाती गर्मी के वजह से दूसरे पर हमला ना करे, इसलिए कानून बने हैं। इसीलिए इसके खिलाफ आप आंदोलन कर सकते हैं, आवाज उठा सकते हैं, कानून पे ले जा सकते हैं, लेकिन कत्ल नहीं कर सकते। और एक सेक्युलर स्टेट में आखिर इसकी कितनी जगह है, मतभेद किस तरह से उठाए जाएं आगे। और साफ तौर पर एक सेंटेंस और जोड़ना चाहता हूं। अभी रिसेंटली हमारे सुप्रीम कोर्ट में जो डिसीजन हुआ उस पर गौर कीजिए। हमारे यहाँ भी 2 यंग गर्ल्स ने, उन्होंने ब्लॉग लगाया कि जब शिवसेना के महालीडर से जो थे बाल ठाकरे, उनकी जब देहांत हुआ था तो बम्बई शहर क्यों बंद हो गया, और उस पे एक वेग लॉ के ऊपर उनको अरेस्ट किया गया
और हमारे सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल सही तरीके से उस लॉ को खारिज कर दिया। ये है जी हाँ, बिल्कुल, ये मामला इस तरह से आगे बढ़ता है। मामला अंतर्राष्ट्रीय है, लेकिन इसकी वजह बहुत सारी स्थानीय है, बांग्लादेश के लिए, बांग्लादेशी जनता के लिए, और साथ ही जो राजनीतिक नेतृत्व है, जो पॉलिटिकल लीडरशिप है बांग्लादेश की, वो आखिर क्या कर रही है। शम्सुल आरिफीन मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। शम्सुल आरिफीन साहब, ये बताइए कि क्या ये जो दूसरी हत्या हुई है, ये दूसरा मर्डर हुआ है, इसकी एक वजह ये भी है कि 1 महीने से ज्यादा गुजर जाने के बावजूद भी न्याय होता हुआ, इंसाफ होता हुआ दिखा नहीं है हमें? नहीं, ये दूसरा नहीं, ये अभी तक ये 4 हत्या हुए हैं। जो ब्लॉगर के नाम पर 4 हत्या हुए अभी तक। पहले तो वो था राजीव का, पहले और 2 था, राजीव, अभिजीत, और एक था जिक्रुल्लाह। अभी वाशिकुर का हत्या हुआ है अभी। तो वाशिकुर का हत्या के बाद जिक्रुल और आरिफ जो पकड़ा गया, वो बोला है कि वो मदरसा का स्टूडेंट है और उसका इस्लामी हुकूमत कायम करने के लिए वो ये कर रहे हैं। वो उसका अंसारुल्लाह जो टीम है इधर बांग्लादेश में नया आया है, 2-3 साल हम देख रहा है अंसारुल्लाह टीम। वो ये जो सिविल सोसाइटी के एक्टिविस्ट है, वो जो डेमोक्रेसी के लिए लड़ रहा है, उसके खिलाफ ये हो रहा है। ये एक के बाद एक वो जो ब्लॉगर है वो तो पब्लिक ओपिनियन बिल्डअप करता है, उसके ऊपर खड़ा चल रहा है। शमशेद साहब, ये बताइए कि जो आम जनता है, जो आम पब्लिक है बांग्लादेश की, उसमें अभी कैसा रिएक्शन है, कैसी प्रतिक्रिया है इन हत्याओं को लेकर? मैं दरअसल इसलिए 2 कह रही थी कि हाल की अगर हम उदाहरण ले लें, पहले तो देखें अगर तो 2004 से लेकर अब तक कई हत्याएं हो चुकी हैं, लेकिन अगर फिलहाल 1 महीने की ही बात ले लें तो फिलहाल प्रतिक्रियाएं कैसी हो रही हैं बांग्लादेश में? आम जनता क्या इस बात का समर्थन करती है कि अगर धर्म के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ कोई बात की जाए तो उसका सिर्फ एक ही हल हो सकता है कि उसकी जान ले ली जाए, या वाकई ये सोचते हैं कि मतभेदों के अपने प्लेटफॉर्म होते हैं, उसके लिए जगह है, कानून है? नहीं, ये आम जनता ये इसका खिलाफ लड़ रहा है। सिविल सोसाइटी बहुत रिएक्ट किया अभी तक, द पुलिस एंड द गवर्नमेंट सब एक साथ मिलकर उसका ढूंढ रहा है। एवं हमारा जो मुल्क है इधर, ये जो सेकुलर डेमोक्रेसी है अफोर्ड करके करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। अभी तक जो भी हुआ है आइसोलेटेड 2-1 घटना हो रहा है, बट होल नेशन इसका खिलाफ है। ये जो भी अदर अंसारुल्लाह टीम एंड स्मॉल ग्रुप ऑफ इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट और जो है उसके खिलाफ है। हम लड़ रहे हैं, इसके लिए हम लड़ेंगे। ये अंतर्राष्ट्रीय घटना है। जो शिवशंकर साहब बोला है वो ठीक है। ये आ रहा है मिडिल ईस्ट का, वो उधर से यूरोप से इधर आ रहा है। ये पहले इधर नहीं था। ये बंगाली जो हमारा कहाँ से कह रहे हैं आप, कहाँ से आ रहा है ये आपके देश में? ये मिडिल ईस्ट जो देख रहा है आप, इराक, ईरान, अफगानिस्तान, उधर से जो आदमी था पहले, जो अफगान लड़ाई में जो गया था, वो इधर आने के बाद ये शुरू हुआ। अफगान लड़ाई जब खत्म हो गया, उधर से 12,000। शम्स साहब, आप मेरे साथ फोन लाइन पे रहिए, और भी मेरे साथ मेहमान हैं, मैं वापस आपकी तरफ आने की कोशिश करूंगी। अब्दुल हमीद नोमानी साहब, 2-3 बहुत अहम बातें शम्स साहब ने कही। अगर ये मान लें कि वो बांग्लादेशी सोसाइटी को रिप्रेजेंट करते हैं, उनका प्रतिनिधित्व करते हैं, तो उन्होंने कहा पहली बात तो ये सेक्युलर डेमोक्रेसी है हमारा देश, साफ तौर पर उन्होंने ये बात कही। दूसरा, उन्होंने कहा कि एक बहुत छोटा ग्रुप है ये जो कि इस तरह के काम को अंजाम दे रहा है। तीसरी बात उन्होंने ये कही है कि सिविल सोसाइटी हमारी और आम जनता इस तरह की सोच से लड़ रही है। क्या आप इस बात को मानते हैं, क्या आप इस बात को समझते हैं कि इस वक्त बांग्लादेश में 2 मेजर फोर्सेस हैं जो एक दूसरे से टकराव कर रही हैं, जिसके नतीजे के तौर पर हमें ये नज़र आ रहा है? देखिए, समाज में जो है 2 चीज़ें तो बहुत पुरानी है। एक जो है समाजी वर्चस्व और जो आर्थिक स्रोत पे जो है कब्जा करने का। या आप देखें, कोई भी जो है आंदोलन है, तहरीक है और लोगों की सरगर्मियां हैं, तो आपको ये आप 2 चीज़ें जो आप 2 में से एक जो है वो कहीं नज़र आएगी, या दोनों या 2 में से एक। तो अफ़गानिस्तान में जो स्थिति पैदा हुई रूस के साथ लड़ाई को लेकर, तो उसमें अमेरिका जो है वो मदद के लिए आ गया पाकिस्तान के साथ जो है। तो उसमें वो किया कि मदरसे वालों को जो इन्वॉल्व कर लिया उसने। मदरसे वाले जो है पढ़ रहे थे, पढ़ा रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, लेकिन जब ये लोग इसमें राजनीति में घुसे और वर्चस्व के मुद्दे को लेकर घुसे, तो इन लोगों को लगा
कि ये हमारे लिए और भी जगह है। तो अब ये लोग जो असल काम है वो छोड़ के, और धर्म की भी जो है वो गलत व्याख्या हुई। इस्लामी शरीयत, चूँकि हम लोग जो है दारुल देवबंद जो दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामी यूनिवर्सिटी है, वहाँ से हम लोग उपाधि प्राप्त है, हम लोगों ने और चीज़ें भी पढ़ी है। तो इस्लाम में बिल्कुल क्लियर है, वो ये है कि जो इस्लामी शरीयत के जो निर्देश आदेश हैं दो प्रकार के, एक तो जो है जो व्यक्ति से है और इनफरादी मुद्दा है, और एक ये है कि समाज से है और हुकूमत से है। किताब तो जो कह रही है वो अलग बात है, लेकिन जो प्रैक्टिस में आ रहा है वो दूसरी बात है। मैं आपसे जानने की कोशिश ये कर रही हूँ कि प्रैक्टिस में ये गलत व्याख्या का परिणाम है जी। तो मैं जानने की परिणाम जो है बांग्लादेश में या पाकिस्तान में या अफगानिस्तान में अभी जैसे है। नहीं, किताब आप ये कह रहे हैं किसी की हत्या की इजाजत नहीं देती, ये बात सही है, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि उसी किताब को पढ़ने वाले किस तरह से प्रैक्टिस में ला रहे हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या आप भी ये मानते हैं कि सिर्फ ये एक छोटा सा ग्रुप है जिसने इस तरह की हरकत कर ली है, या वाकई ये छोटा सा, मेरा सवाल पूरा सुन लीजिए, या वाकई बांग्लादेश के पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम पे अगर हम ये देखें तो एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, अगर मैं नाम ले सकूं तो क्या खालिदा जिया की पार्टी जमात इस्लामी से मिलकर इस तरह की घटना या इस तरह की विचारधारा को प्रमोट कर रही है? देखिए, बांग्लादेश जो है पाकिस्तान से जब से अलग हुआ है तो आप वहाँ देखेंगे कि वो तीन पार्टी तो बहुत एकदम क्लियर है, और ये कि वो तीसरा जो है वो चौथा ग्रुप है। एक तो ये है कि जो है खालिदा जिया और हसीना जो है, और उसमें जमात इस्लामी। अब ये जो है वो चौथा ग्रुप जो है जो मदरसे में पढ़ने पढ़ाने का काम करता था, तो मदरसों से कुछ लोगों को जो है एलिमेंट को लेके जो है इस तरह जो है वो हरकतें जो हो रही है। तो ये जो एक वातावरण वाला है, जैसे जो मुखर्जी ने कहा कि एक जो विश्व स्तर पर जो वातावरण बना, जैसे कि जो है फिरान सब हो गया है। लेकिन क्या जमात इस्लामी का इसको समर्थन है? क्या इस तरह की विचारधारा के क्या अगर इस्लाम के खिलाफ या प्रॉफिट के खिलाफ कोई बात कही जाए तो उस इंसान की जान ले ली जाए? वो क्या रहा है, बहुत से ऐसे लोग हैं जमात इस्लामी में भी, बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने जो है वो डायरेक्ट जो है जो इस्लामी शरीयत है वो उसका जो अध्ययन नहीं किया है, वो कुछ चीजें पढ़ लेते हैं, ऐसे लोग हो सकते हैं और जज्बाती हो जाते हैं। यानी जमात इस्लामी जो पढ़ा इस्लामी शरीयत, यानी जमात इस्लामी बांग्लादेश में ऐसे लोग हो सकते हैं, आप ये कह रहे हैं? नहीं, वो वहाँ जिस तरह की जो बातें हो रही है और लोग जिस तरह जो है होता है कि अगर आप स्लो चले और जो है वो दायरे में रह के, सीमा में रह के बात करें, तो लोग सोचते हैं यार ये तो बहुत जो है पता ही नहीं चल रहा है क्या बोल रहे हैं। तो आदमी जो है बहुत जोर से, और जो उसको बढ़ा के जब बोलता है भड़काऊ अंदाज में, तब वो सोचता है कि हम जो है वो लोगों का ध्यान जो आकर्षित करने में सफल हो रहे हैं। तो ये खेल चल रहा है विश्व स्तर पे, उसी का ये हिस्सा है जो बांग्लादेश में हो रहा है, और बांग्ला जो है अस्मिता से उसका कोई लेना देना नहीं है। पुरुषोत्तम अग्रवाल जी, ये मैंने जिस तरह से अपने इंट्रोडक्शन में भी कहा था कि दो तरह की ताकतें शुरू से हमने देखा है, खासकर जनरल जिया के बाद कि कब बांग्लादेश अगर देखने की हम कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा इस्लामाइजेशन करने की कोशिश है, इस्लामीकरण करने की कोशिश है बांग्लादेश की। हालांकि अगर मजहबी जोड़ता तो शायद दो टुकड़े ना होते कभी पाकिस्तान के, और शायद ऐसा ना होता कि दोनों देश अलग अलग बनते। तो वो क्या बांग्ला जो अस्मिता है, जो बांग्ला पहचान है, सीधे सीधे इस पर वार है? ये देखिए, ये बहुत स्पष्ट है कि बांग्लादेश का गठन अपने आप में टू नेशन थ्योरी का और धर्म से परिभाषित होने वाली राष्ट्रीयता का बड़ा स्पष्ट खंडन था, और दुर्भाग्य से बांग्लादेश में बहुत बड़ी तादाद ऐसे लोगों की थी और है, बीएनपी को मिलने वाला समर्थन इसका प्रमाण है, जो इस बात को पचा नहीं पाए। और हमें ये गलतफहमी ध्यान से निकाल देनी चाहिए। देखिए, आरफा में एक वाक्य याद करना चाहता हूँ गांधी जी का। सन 46 की बदनाम नोटोरियस कलकत्ता किलिंग के दौरान गांधी जी ने कहा था कि गुंडे आसमान से नहीं टपक पड़ते और गुंडे ज़मीन फाड़ के नहीं निकल आते, और गुंडे इसी समाज में होते हैं, इसी समाज से उनको ताकत मिलती है। दिक्कत क्या है कि कत्ल और हत्या भले ही 2, 4, 6, 10 लोग करते हों, दिक्कत यह है कि उनको समर्थन बहुत बड़े समाज का मिलता है। ये वास्तविकता है, वैचारिक और संवेदनात्मक समर्थन उनको मिलता है। आलम यह होता है, मैं चूंकि खुद सांप्रदायिकता से जुड़े सवालों पर काम करता रहा हूँ, तो आलम यह होता है कि लोगों का रवैया कुछ कुछ ऐसा होता है कि ठीक किया, सबक सिखाया जाना चाहिए था। हम में इतनी हिम्मत नहीं थी कि हम ये कर सकें, आपने बेहतर किया कि उम्मत के लिए या धर्म के लिए या समाज के लिए काम आपने और हमारी नुमाइंदगी की, और हमारी नुमाइंदगी की। ये हकीकत है, इसको जब तक आप फेस नहीं करेंगे ये चीज़ें खत्म नहीं होंगी। दूसरी बात, जो बात मुखर्जी साहब ने कही, मैं उसको आगे बढ़ाना चाहता हूँ। बात केवल बांग्ला अस्मिता की नहीं है, बात है किसी भी तरह की डेमोक्रेटिक अस्मिता की, बात है किसी भी तरह की सेकुलर अस्मिता की। देखिए, एक बहुत साफ तौर से हम लोग एक बात समझ लें
धार्मिक आस्थाएं महत्वपूर्ण है, लेकिन आपकी धार्मिक आस्था जरूरी नहीं है कि मेरी भी हो। हम एक ही धर्म में होते हुए भी परस्पर विरोधी विचार रख सकते हैं। और मैं यहाँ तक कहना चाहूँगा कि दुनिया की प्रगति की पहली शर्त है कि समाज ब्लास्फेमी का सम्मान करना सीखे, ईश निंदा का सम्मान करना सीखे। आखिरकार ईसा मसीह सूली पर एक ब्लास्फेम की तरह ही चढ़ाए गए थे। वो उस समय की यहूदी धार्मिक मान्यताओं का खंडन कर रहे थे। अगर ब्लास्फेमी को स्वीकार ना करते हम लोग, तो आज हम मानते कि धरती आज भी जो है स्थिर और सूरज धरती के चारों तरफ घूमता है। लेकिन रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस की बात जैसे भारत में कही रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, यस ऑफ कोर्स, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस एक डेमोक्रेटिक और सेकुलर कानून पर आधारित, जिसमें आप बहस कर सकते हैं, जिसमें आप जाकर के शिकायत कर सकते हैं, जरूरत होने पर आप कानून बदल सकते हैं। जैसे एक बेहुदा कानून इस मुल्क में सुरक्षा के नाम पर या लोगों के सम्मान की रक्षा करने के नाम पर आईटी एक्ट में 66 से जोड़ दी गई थी। निहायत बेहुदा कानून था वो, और उसका बहुत ही बुरा बद इस्तेमाल हुआ। और ध्यान देने की बात है कि वो लाई थी कांग्रेस की सरकार, उसको जारी रखा बीजेपी की सरकार ने, क्योंकि सत्ताधारियों के हित कहीं ना कहीं मिल जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिजेक्ट किया और कहा कि संविधान की धारा 19 की भावना के विपरीत ये जाता है। किसी भी डेमोक्रेटिक देश में देखिए, एक बात बहुत साफ तौर से हम समझ लें कि अभिव्यक्ति की स्वाधीनता होती है और अभिव्यक्ति की स्वाधीनता पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। उन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस को लागू करना स्टेट का काम है, आपका काम नहीं। तो पुरुषोत्तम जी, क्या आप ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश के सरजमीन पर जहां मेजॉरिटी का धर्म एक ही है, वहां पर ये इजाजत होनी चाहिए कि अगर इस्लाम को आप बुरा कहें तो कह सकें, अगर प्रॉफिट को आप बुरा कहें तो कह सकें? आप ये कह रहे हैं कि एक फ्रेमवर्क में कानून की इजाजत होनी चाहिए। बिल्कुल, क्यों नहीं होनी चाहिए? दो चीजें आप जो कह रहे हैं वो अलग है। बुरा इस बात का स्पेसिफिक जवाब दे दीजिए। हाँ, बुरा कहना अलग चीज है और ये जो है मतभेद करना अलग चीज है। इख्तिलाफ जो है उसकी गुंजाइश होनी चाहिए। नहीं, ये दोनों चूंकि दोनों ब्लॉगर अथीस्ट थे, हाँ, तो क्या बांग्लादेश में रहते हुए इन्हें इस बात की आज्ञा है, परमिशन है कि ये कह सकें? किसी भी संगठन को, किसी व्यक्ति को यह अधिकार ही नहीं है। अगर जैसे आपने यहाँ जो धारा 153 है, तो वहां भी है इस तरह। तो ये जो है कोर्ट प्रोसीजर है, वहां जो है कोर्ट और जो अथॉरिटी जो सजा दंडित करना चाहे वो करे। किसी संगठन को, किसी मौलवी को, किसी पंडित को या किसी भी मुफ्ती को यह अधिकार नहीं है इस्लामी शरीयत के हिसाब से। लेकिन पुरुषोत्तम जी कह रहे हैं कि विचारधारा और संवेदना के स्तर पर वहां का समाज समर्थन कर रहा है उन लोगों का। समाज का अगर नहीं कर रहा है तो गलत कर रहा है वो। ये इस्लाम नहीं कहता। इस्लाम यह है कि कोई भी फौजदारी मामला है या सजा देने का, दंड करने का मामला है, वो किसी संगठन, व्यक्ति को नहीं है। मैं मुफ्ती ने केवल दो बातें मैं कहना चाहता हूँ। एक ये कि अगर हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जो अपने आप को एक मॉडर्न और डेमोक्रेटिक समाज कहता है, तो ईमानदारी की बात यह है कि हमें क्रिमिनल मामलों में इस्लामी या हिंदू कानूनों की बात करना बंद कर देना चाहिए। देयर कैन बी ओनली वन क्रिमिनल लॉ एंड दैट लॉ हैज टू बी परफोर्स सेकुलर एंड लॉ ऑफ द स्टेट। लॉ ऑफ द स्टेट, वो इस्लामी और वेद का और कुरान का और बाइबल का कानून नहीं हो सकता, नंबर एक। नंबर दो, बात केवल बांग्लादेश की नहीं है। जैसा कहा गया, मुखर्जी साहब ने बिल्कुल ठीक बात कही कि ये समस्या विश्वव्यापी है। इस समय हमारे देश में भी है, ईरान में भी है, इराक में भी है, फ्रांस में भी है। एक बात बहुत साफ तौर से हमें समझनी और कहनी होगी कि आपकी धार्मिक भावनाएं जो भी हों, लेकिन उन धार्मिक भावनाओं के आहत होने के नाम पर आपको हत्या, हिंसा और अराजकता की इजाजत नहीं दी जा सकती। जी ठीक है। प्रोफेसर संजय भारद्वाज बहुत ही धैर्य के साथ बहुत देर से हम लोगों की बातें सुन रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। प्रोफेसर भारद्वाज, ये बताइए कि मैं इसको अब राजनीति के आईने से देखना चाहती हूँ। समाज को समझने की हमने कोशिश की, लेकिन जिस तरह की राजनीति हमने बांग्लादेश बनने के बाद से अब देखी है, या फिर अगर फिलहाल अब देख लें, दोनों जो बेगमें हैं बांग्लादेश की, वो जिस तरह की राजनीति करती हैं, दोनों माना जाता है इक्वली करप्ट हैं, बराबर की भ्रष्ट हैं। एक तरफ जो है वो राइट विंग पार्टी जो है खालिदा जिया आउटराइट राइट विंग पार्टी है। क्या आपको ये लगता है कि कहीं ना कहीं इस तरह की सोच को बढ़ावा मिलना, इस तरह के विचार को बढ़ावा मिलना, क्या ये एक पॉलिटिकल बेस को बढ़ाने की कोशिश है अपोजिशन की? देखिए, मैं दो तीन बातें बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूँ। पहली बात तो कि वहाँ पे दो तरीके की विचारधाराएँ चलती है, जिसमें एक सेकुलर डेमोक्रेटिक है जिसका नेतृत्व अवामी लीग करती हैं, जो आज शेख हसीना कर रही हैं। दूसरा है जो कुछ हद तक राइटिस्ट फोर्सेस को समर्थन करती है, ओल्ड मुस्लिम लीगर्स हैं, वो इस्लामिक आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाते हैं। और ये कंटेस्ट 1947 से 1971 में भी चला जा रहा था, जहाँ पे कुछ लोगों ने बांग्लादेश के निर्माण को अपोजिशन किया था, और वो आज तक वो कंटेस्ट चला जा रहा है। लेकिन मैं तीसरी बात कहना चाहता हूँ कि इन दोनों
कंस्ट्रक्ट्स, जो दोनों विचारधाराएं हैं, इनके ऊपर भी एक विचारधारा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। उनका जहां समर्थन मिलता है वहां पर जीत होती है, उन्हीं ताकतों की जीत होती है। वो है बंगाली समाज की आइडेंटिटी, और वो बंगाली समाज की जो आइडेंटिटी है बहुत सिंक्रेटिक आइडेंटिटी है, बहुत इंक्लूसिव आइडेंटिटी है। उसका सूफिज़म का भी इम्पैक्ट है। और जहाँ जहाँ चाहे 1971 में जहाँ बंगाली पे उर्दू का प्रभुत्व बढ़ाने की कोशिश की, अरबिक स्क्रिप्ट्स बढ़ाने की कोशिश की, तो उन्होंने रिवोल्ट किया। वो कहा कि नहीं, हम एक्सेप्ट नहीं करते, हमारी अपनी बंगाली आइडेंटिटी। 1989 में जब इरशाद ने कोशिश किया, जब इस्लाम को स्टेट रिलीजन बना दिया, तो जनता ने उनको बर्खास्त किया। 2009 में भी फिर शेख हसीना, खालिदा जिया की गवर्नमेंट ने जिस तरीके से इस्लामाइजेशन का जो प्रोसेस शुरू किया, उसके भी विरोध में जनता ने लैंडस्लाइड विक्ट्री के साथ में शेख हसीना को जिताया। तो ये जो दोनों आइडेंटिटी कंस्ट्रक्ट है, एक सेकुलर है, एक इस्लामिक है, इनके ऊपर एक बंगाली समाज की आइडेंटिटी है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात कि जो आज बांग्लादेश में चल रहा है, 3 तरीके की लड़ाई चल रही है कि जिस तरीके का वो हड़तालोटिक्स जो एक सिस्टम था, वहाँ पे जो स्ट्राइक होता था, वो पॉलिटिकल वायलेंस में कन्वर्ट हो रहा है और अवरोध में कन्वर्ट हो रहा है। जिस तरीके से पेट्रोल बम और कॉकटेल्स फेंके जा रहे हैं, आम लोग मारे जा रहे हैं, 100 लोगों का रिपोर्टेड मारे जा चुके हैं, 2500 लोग घायल हुए हैं। तो एक तो ये जो ट्रेंड बन गया है कि पॉलिटिकल वायलेंस बहुत ज़बरदस्त हो रहा है। दूसरा जो बांग्लादेश की जो राजनीति में देखने को मिलता है कि जो इंक्लूसिव डेमोक्रेसी का जो डिमांड है, वो बेसिकली पोजीशन को विदाउट अपोजिशन कर दिया है कि वहाँ पे एक्चुअली डिफैक्टो अपोजिशन है, लेकिन अपोजिशन है, लेकिन डी जूरी अपोजिशन नहीं है, क्योंकि जो अपोजिशन है वही पोजीशन में भी बैठा हुआ है। तीसरा जो मुद्दा है बहुत महत्वपूर्ण है, वो इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल का जो मुद्दा, जहाँ पे जमात इस्लाम के बहुत कुछ लोगों को वहाँ फांसी दे दी गई है और वो ट्रायल अभी चल रहा है। तो ये 3 मुद्दे हैं जो डोमिनेट कर रहे हैं। अब बीएनपी को जमात इस्लाम का समर्थन है, अवामी लीग को लेफ्ट का समर्थन है। लेकिन इससे पहले कि अपनी बात आगे बढ़ाएं, एक मुद्दा और जोड़ना चाहता हूं कि अब क्या है कि एक मेजोरिटेरियनिज्म की तरफ बढ़ रहा है, एक तरीके का इस्लामाइजेशन हो रहा है। 1971 की जो स्पिरिट थी वो सेकुलरिज्म की थी, डेमोक्रेसी की थी, लेकिन जब 15वां संविधान संशोधन हुआ 2012-13 में, उसमें इस्लाम को स्टेट रिलीजन रखा गया और सेकुलरिज्म को भी कॉन्स्टिट्यूशन में रख दिया गया। तो ये एकदम साफ जाहिर होता है कि जो मेजोरिटेरियनिज्म है, इस्लामिक जो सोसाइटी है, उसका एक चेहरा बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखता है। और इसमें मिडिल ईस्ट जो पेट्रो डॉलर का पूरा योगदान है, उसमें जो रेमिटेंसेज आ रहे हैं, जो लोग स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर्स जो अरबियन वर्ल्ड में काम कर रहे हैं, उनका भी। तो एक ये हनाबली और हनाफी, वो उस तरीके का इस्लाम का लड़ाई हो रहा है, उसमें ये चौथा मर्डर है। जी हाँ, लेकिन संजय भारद्वाज, क्या आप ये भी कह रहे हैं, क्योंकि आपने जिक्र किया कि जिस तरह से जमात इस्लामी से जुड़े लोगों को जो फांसी पर चढ़ाया गया या उनके खिलाफ ट्रायल का लगातार जो मामला चल रहा है, क्या एक सेक्शन ऐसा भी है जिसकी जो है धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादातर जो रिलीजियस लीडर्स थे वो मौजूद थे? नहीं, आपको देखो, उसमें वो कोलैबोरेटर्स, हम इनको कहते हैं कोलैबोरेटर्स, 1971 में जिन्होंने बांग्लादेश के निर्माण में के अगेंस्ट भूमिका निभाई थी, कोलैबोरेटर्स हैं। और ये बेसिकली ओल्ड मुस्लिम लीग की आइडियोलॉजी में बिलीव करते हैं। और मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो यंग विंग है जमात इस्लाम की, वो भी बहुत कुछ हद तक इनसे खुश नहीं थी, और बीएनपी के भी बहुत कुछ लोग इनसे खुश नहीं थे। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये बिल्कुल। समय मेरे पास बहुत कम बचा है, मैं जानती हूँ ये मामला बहुत ही कॉम्प्लेक्स, बहुत जटिल है। एम्बेसडर मुखर्जी, ये बताइए कि 2-3 मुद्दे सामने आ रहे हैं यहाँ पर। प्रोफेसर भारद्वाज जी कह रहे हैं कि मेजॉरिटेरियनिज्म जो है उसकी तरफ आगे बढ़ रहा है, कि मेजॉरिटी का जो धर्म होगा वो डिक्टेट करेगा कि आखिर क्या करना चाहिए। हालांकि जिस तरह से पुरुषोत्तम अग्रवाल ने कहा कि उस मेजॉरिटी में भी अलग अलग विचारधाराएं हैं, उनका भी अलग अलग जो है वो पहचान, अलग अलग सपना है बांग्लादेश को लेकर। एक तो महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या आप भी ये मानते हैं कि वाकई ये मामला इंटरनेशनल उतना ना होकर बांग्लादेश का स्थानीय मेजॉरिटेरियनिज्म को आगे बढ़ाने वाली एक विचारधारा है? दूसरी महत्वपूर्ण बात कि क्या वाकई पाकिस्तान का भी जो प्रभाव है, पाकिस्तान में जो बढ़ता उग्रवाद या बढ़ता अतिवाद जो है, एक्सट्रीमिज्म जो बढ़ रहा है, उसकी भी छाप क्या बांग्लादेश में देखने को मिल रही है? मैं इन तीनों का जवाब सूक्ष्म में देता हूँ। संजय ने जो कहा उससे मैं पूरी तरह सहमत हूँ। ये पॉलिटिक्स ऑफ डेमोन्स्ट्रेशंस, पॉलिटिक्स ऑफ स्ट्राइक्स, पॉलिटिक्स ऑफ शोइंग डिसेंट, वो पॉलिटिक्स ऑफ वायलेंस की तरफ जा रहा है। अब मैं सिर्फ बांग्लादेश की बात कर रहा हूँ। ज़रूर पिछले कुछ सालों से ये बिल्कुल जाहिर है कि वो पॉलिटिक्स ऑफ वायलेंस की तरफ जा रहा है, जो अच्छी बात नहीं है किसी भी देश में।
दूसरी बात आपने जो इस डिबेट में आई सामने, इसमें कोई शक नहीं है, अगर बांग्लादेश के पॉलिटिक्स के बारे में आप देखें बांग्लादेश के जन्म से आज तक, बीएनपी जो है खुलेआम तो खैर इस कत्ल को, ये जज्बाती तौर से ये कत्ल जो हो रहे हैं इसका सपोर्ट तो नहीं कर सकती, लेकिन जमात और बीएनपी मिलके इसका पॉलिटिकल फ़ायदा उठाने की ज़रूर कोशिश करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। जो चुनाव होगा आगे और चुनाव तक ये इसका फ़ायदा, राइट विंग फ़ायदा, ये इमोशंस को वो करना कि इस्लाम इज़ इन डेंजर, इस तरह का जो दूसरे देशों में हो चुका है वो ज़रूर करेंगे। तो इसको देखना पड़ेगा आगे बांग्लादेश की जो जनता है कितना इसको रेजिस्ट करती है या और इसको रोक सकती है कि नहीं। और फाइनली जो पाकिस्तान के बारे में बात कर रही है, ये बांग्लादेश जिस भी देश में ये फंडामेंटलिज्म उभर रहा है और जो लोग इसको बढ़ाना चाहते हैं, इसको डायरेक्टली तो नहीं लेकिन इनडायरेक्टली ऑक्सीजन बाहर से जरूर मिलता है। बहुत ही संक्षेप में दो छोटे छोटे सवाल, बिल्कुल समय समाप्त हो चुका है। नोमानी साहब, ये बताइए कि क्या इस्लाम की अलग अलग विचारधाराओं का भी एक टकराव देखने को मिला है बांग्लादेश में? देखिए, मैंने कहा ना कि कोई भी है, अब जैसे संजय ने कहा, ना, क्या आपको लग रहा है जो प्रोफेसर भारद्वाज कह रहे हैं? नहीं, वो भारद्वाज जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। क्या अलग अलग विचारधाराओं का टकराव है? ये भावुक मुद्दा चूंकि जो है इस्लाम से या पैगम्बर इस्लाम से जोड़ के उसी बहाने से ये जो है बुनियादी तौर पे एक पॉलिटिकल मामला है और जो है वर्चस्व कायम करने का खेल है, यानी धर्म का राजनीतिकरण। लेकिन यह है कि बांग्लादेश में तो हनफी जो है वो हम्बली है ही नहीं। अहले हदीस के लोग बिल्कुल जो है वो आप कह सकते हैं आधे फीसद है, सब वहाँ जो है वो हनफी है वो। लेकिन यह है कि वर्चस्व का मामला जो है वो सबके लिए होता है। हमें लगता है कि इन वहाँ पाकिस्तान से वहाँ से जो प्रेरणा लेके ये लोग जो एक भावुक मुद्दों के सहारे जो है वर्चस्व बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें कहीं अब आने वाले सालों में किस तरह से आपको बांग्लादेश इमर्ज होता हुआ नजर आएगा? एक ज्यादा बेहतर सेक्युलर समाज या आपको लगता है ज्यादा इस्लामीकरण होता हुआ समाज? देखिए, बांग्लादेश में सारी समस्याओं के बावजूद विशेषता ये है कि 1971 के मामले को लेकर के जो फांसियां दी गई हैं उन मामलों में सरकार ने टिकने की कुव्वत दिखाई है। सारे दबाव के बावजूद, सारी मतलब पॉलिटिकल और स्ट्रीट वायलेंस के बावजूद सरकार ने जमने की कुव्वत दिखाई है। अभी जो हमारे मित्र बांग्लादेश से बात कर रहे थे हमसे, उनसे भी ये बात बहुत साफ जाहिर है कि बावजूद इसके कि बांग्लादेश इस समय एक मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है, लेकिन इसके बावजूद, और यहाँ आपके इस डिस्कशन का मूल विषय बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, बांग्लादेश ने असल में अपना अस्तित्व ही आरोपित इस्लामी पहचान के खिलाफ लड़के हासिल किया है। समय समाप्त हो गया। और इसलिए वो मुझे पूरी उम्मीद है कि बांग्लादेश इस मुसीबत से बाहर निकले। जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पुरुषोत्तम जी, एम्बेसडर मुखर्जी, नोमानी साहब, प्रोफेसर भारद्वाज और साथ ही हमारे साथ साथ मौजूद थे शम्सुल आरिफीन साहब भी। तो साफ तौर पर जिस बातचीत से हमने शुरुआत की थी, लगता है उसी कार्यक्रम को ख़त्म करना होगा। जिस तरह से बांग्लादेश से शम्सुल साहब कह रहे थे कि वहाँ का समाज जो है वो इस तरह की कट्टरपंथ की विचारधारा से लड़ता रहा है, लड़ेगा, और उम्मीद हम ये कर सकते हैं कि भारत का इतना पड़ोसी देश शांति के साथ ज़िंदगी गुजारेगा। इसी के साथ अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।